आज हम पढ़ेंगे समूह 17 के तत्व जिनको कहा जाता है हैलोजन तत्व। उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अपन पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्मों में हम लेंगे यहाँ पर 7 टॉपिक। पहला जो टॉपिक होगा अपना ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरी है क्रियाशीलता, ऑक्सीकरण प्रवृत्ति, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, धातु के प्रति क्रियाशीलता और हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। ये 7 टॉपिक अपन यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो देखो पहला पॉइंट अपना ऑक्सीकरण अवस्था। हैलोजन के सभी एलिमेंट जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसका रीजन है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NH2NP5 होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये बनाते हैं NH2NP6 जो कि मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो हैलोजेंस होते हैं उन हैलोजेंस में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो ऑक्सीजन अवस्था -1 आ जाएगी। अगर अपन -1 ऑक्सीजन अवस्था के स्थायित्व की अपन बात करते हैं तो फ्लोरीन से लेकर के फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन तक जाते हैं तो -1 ऑक्सीजन अवस्था का जो स्थायित्व है वो घटता है, क्योंकि यहाँ जो विद्युत ऋणता है वो कम होती जाती है। इसके अलावा फ्लोरीन को छोड़ दो, बाकी बच गया आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों जो है -1 ऑक्सीजन अवस्था तो प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? जब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन देखते हैं तो जितने भी हैलोजन है, मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो हैलोजन है उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2NP5। तो यहाँ आप देखोगे NH के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ NP के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 5 और एक बच गया आपका ये ND जो कि खाली है, यानी ये NS है, ये NP है और ये ND है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है, ठीक है, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन आ जाएगी +1 आ जाएगी। ऐसे अगर अपन देखें इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था, अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, आगे जाएगा तो यहाँ पर देखो NS और यहाँ अपन देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। इसके बाद यहाँ अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक्सिस इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर 1, 2, 3, इसलिए ऑप्शन अवस्था कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि इसकी द्वितीयक उत्तेजित अवस्था की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 थे NS में, यहाँ NP की बात करते हैं तो अब एक आगे चला गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ D पे 2 आ गए, तो ये NS है, ये NP और ये क्या हो गया, ND आ गया। तो यहाँ आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 NP इलेक्ट्रॉन हो गए, इसीलिए यहाँ पर +5 ऑक्सीजन अवस्था आ गई। ऐसे यहाँ पर अपन बात करते हैं तृतीयक उत्तेजित अवस्था की। तो जो तृतीयक उत्तेजित अवस्था है उसमें आप देखो एक इलेक्ट्रॉन और आगे जंप कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आगे जंप कर जाएगा, ये जंप करेगा। तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन आगे गया, 1 और 3 इसमें थे और 3 इसमें, तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ +7 जो
ऋणावस्था आ गई। तो अपन कह सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण है इसमें डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं, डी कक्षक की उपस्थिति रहती है। तो डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से जो इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आगे डी कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, जिसकी वजह से +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये प्लस ऑक्सीजन अवस्था तभी प्रदर्शित करेंगे जब इनके साथ कोई छोटे आकार का और ज्यादा वितरणता वाला परमाणु इसके साथ जुड़ा हो, तो ही ये प्लस ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अवस्था के बाद अब अपन बात करेंगे क्रियाशीलता की। हैलोजन की क्रियाशीलता की बात करें तो हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील होता है। उसका रीजन यही है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका जो मान होता है ज्यादा होता है, और ज्यादा होने का रीजन मैं बता चुका हूं आपको कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 प्राप्त कर लेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हैलोजन्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता उच्च होती है, और उच्च होने के कारण मैंने बता दिया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, वो उच्च होती है, और उच्च का मतलब आप कह सकते हैं नेगेटिव झारक। यहाँ उच्च से मतलब है कि अधिक ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक का मतलब है अधिक उत्सर्जित होती है। अपन सीधा लिख देंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है। इसके अलावा इसकी जो बंध वियोजन एंथैल्पी है, वो कम होती है। तो कहने का मतलब हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है, बंध वियोजन एंथैल्पी वो कम होती है, जिसकी वजह से हैलोजन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक अगर लें तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की बात करते हैं। ऑक्सीकारक तो जो हैलोजन्स होते हैं उनकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है, और इनमें फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो अगर इनकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति की बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे तो इनकी जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है वो घटती है, ठीक है, वो क्या होती है, घटती। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति घटती है, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा या प्रबल ऑक्सीकारक होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव घटता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो है इनकी लगातार कम होती है, क्योंकि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो है वो घटता है। तो इसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो है ना ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है वो क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। अगर आपसे पूछा है फ्लोरीन क्लोरीन में प्रबल ऑक्सीकारक कौन है तो आप आंसर दोगे फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी ज्यादा है तो आप कहोगे Cl2 की। और आप ये कहते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होगी खुद का रिडक्शन यानी अपचयन वो उतना ज्यादा करेगा, और दूसरे ऑक्सीजन उतना ज्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम है यानी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन जो है ना एक अच्छा ऑक्सीकारक है। एक अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन अपन लेंगे बोर्न-हाइपर चक्र से। बोर्न-हाइपर चक्र से अब अपन पढ़ेंगे कि क्या है बोर्न-हाइपर चक्र।
तो बॉन्ड हैबर चक्कर को हमने 11वीं कक्षा के अंदर और थर्मोडायनामिक जो हमने पढ़ी थी ऊष्मागतिकी उसमें हमने इसके बारे में स्टडी हमने उसके बारे में की। तो यहाँ पर मैं बता दूं पहले बॉन्ड हैबर चक्कर। देखो बॉन्ड हैबर चक्कर क्या होता है। बॉन्ड हैबर चक्कर, बॉन्ड हैबर चक्कर एक तो हेस के नियम पर आधारित है, ठीक है। और हेस का नियम क्या कहता है? हेस का नियम कहता है कोई भी प्रक्रम है वो मान लो एक स्टेप में भी होता है और एक दूसरे तरीके से 2 या अधिक स्टेप में भी होता है। तो प्रक्रम चाहे 2 या 3 स्टेप में हो और चाहे वो एक स्टेप में हो, उसमें कुल जो एनर्जी चेंज है, कुल एंथैल्पी जो परिवर्तन है वो बराबर होगा। ये हेस का नियम है जिस पर ये बॉन्ड हैबर चक्कर है। तो हैलोजन मुख्य रूप से फ्लोरीन की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति पढ़ने के लिए अपन बॉन्ड हैबर चक्कर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं 2 बातें आपको बता दूं। जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो होती है गैसीय हैलोजन अणुओं की प्रवृत्ति। जबकि अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण प्रवृत्ति की या ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की, तो ये जो गुणधर्म है ये होता है जलीय हैलोजन की प्रवृत्ति। और जहां जल की बात आ जाती है, पानी की बात आ जाती है, तो हैलोजन को जब पानी में घोला जाता है तो जो एनर्जी उत्सर्जित होती है उसको बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी या इसको बोल सकते हैं जल योजन। तो कहने का मतलब है ये है कि बॉन्ड हैबर चक्कर के द्वारा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण प्रवृत्ति को समझाने के लिए अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी लेंगे और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी लेंगे। अब ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के लिए अपन क्या पढ़ेंगे? जल योजन ऊर्जा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेप आते हैं। पहले स्टेप में कोई भी हैलोजन है वो हैलोजन परमाणु में टूटेगा, वियोजित होगा। वियोजित होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। उसके बाद उसको पानी में घोला जाएगा तो जल योजन ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और जब वो जलीय विलीन अवस्था में आ जाएगा तो एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। तो ये तीनों प्रक्रम अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ये हैलोजन है, ये पहले टूटता है, टूटेगा तो ये होगा बंध वियोजन। बंध वियोजन ऊर्जा यहाँ आवश्यक होगी जिसको अपन दिखाते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव या मैं इसको दिखा दूं डेल्टा एच नॉट और ये इसको मैं दिखा देता हूँ DISS। इसके बाद ये किस में बदल गया? एक्स में बदल गया। ये एक्स में बदल गया, ये भी गैस था, ये भी गैस था। तो कहने का बंध वियोजन ऊर्जा किसकी होगी? गैसीय अणु की प्रॉपर्टी होगी। अब ये गैसियस जो परमाणु हो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो ये भी गैसीय परमाणु की नेचर होगी। इलेक्ट्रॉन लेके इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इसको पानी में घोले जाएगा तो जल में से घोलेंगे तो इसको बोलेंगे जल योजन ऊर्जा। तो ये जल के अंदर हो गया। अब इस अवस्था में अपन कह सकते हैं कि X2 जो है X नेगेटिव में अपचित होगा। अरे जब X2X नेगेटिव में अपचित होगा तब तो दूसरे का ये ऑक्सीकरण करेगा। तो यानी ऑक्सीकारक जो होता है वो खुद का अपचयन करता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। तो ये हैलोजन खुद का अपचयन कर रहा है तभी दूसरे तत्व का ये ऑक्सीकरण करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ये नेगेटिव आता है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से आया है। तो यदि अपन कह सकते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा यदि यहाँ डेल्टा एच नॉट DISS है तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता में दिखा देता हूँ डेल्टा एच नॉट EG। और ये नेगेटिव क्योंकि ये उत्सर्जित होती है, ये पॉजिटिव है क्योंकि आवश्यक होती है। जल योजन ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है तो इसको भी मैं दिखाऊंगा
इसको भी मैं दिखाऊंगा HY ये भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यदि ये रिएक्शन इन 3 स्टेप में नहीं जाके एक स्टेप में हो जाए तो इसकी एंथैल्पी चेंज होगी डेल्टा एच। ऐसे लोग क्या कहता है कि ये जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट DISS एंड माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए मैं माइनस ही लगा के जा रहा हूँ इसको, डेल्टा एच नॉट EG और ये माइनस का साइन है तो डेल्टा एच नॉट HY। तो इस वजह से टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, इसका टोटल एंथैल्पी चेंज हो गया, डेल्टा एच हो गया। तो यहाँ आप देखो फ्लोरीन के केस में हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि साइज छोटी है, परमाणु छोटा है, ज्यादा बढ़ेगा। और डिसोसिएशन के केस में, वियोजन के केस में देखें तो फ्लोरीन कम है क्योंकि वो जल्दी टूटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो फ्लोरीन की बंद वियोजन ऊर्जा है वो कम होती है, यानी पॉजिटिव मान क्या हो गया, कम। यहाँ देखो यहाँ जो संयोजन ऊर्जा है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो यहाँ नेगेटिव मान हो गया ज्यादा, यानी नेगेटिव मान बढ़ रहा है और पॉजिटिव मान घट रहा है। तो डेल्टा एच का जो नेट वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, डेल्टा एच और जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव आ गई। और हम थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जानते हैं डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव आ रही है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ डेल्टा G जो है, डेल्टा G यहाँ जो डेल्टा G है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो स्वतः रिएक्शन है, यह जो प्रक्रम है वो स्वतः है। और स्वतः मतलब आप जानते हो अपने आप को, तो कहने का मतलब X2 से X नेगेटिव में बनना, ये जो ऑप्शन हो रहा है स्वतः है, स्वतः हो रहा है। तो कहने का मतलब जो X खुद X नेगेटिव में बनना चाहेगा तो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए उसको जल्दी से आसानी से ऑक्सीकरण कर देगा। तो अपन किस निष्कर्ष पे निकले, ये बॉन्ड हैमर चक्कर से किस निष्कर्ष पे निकले, हम ये निष्कर्ष पे निकले कि जो फ्लोरीन होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और दूसरा है फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो जल योजन ऊर्जा है वो उच्च होती है। मैं यहां पर इसको करेक्शन करना चाहूंगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है फ्लोरीन की, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो फ्लोरीन है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन आप बताओगे कि इसकी जो जल योजन ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है और इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो कम होती है, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम। तो कहने मतलब कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक है, तो अपन नीचे 2 पॉइंट ले लेंगे क्योंकि जल योजन ऊर्जा उच्च होती है और बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है। ये नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक ये होगी ऑक्सी कारक प्रवृत्ति हैलोजेंस की। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्गेनिक प्रतिक्रियाशीलता। अपन बात कर रहे हैं आर्गेनिक प्रतिक्रियाशीलता। आर्गेनिक प्रतिक्रियाशीलता देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, 2HX बनाएगा। यहाँ X क्या है, यहाँ पर X हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HF है, HCl है, HBr है और HI ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। जैसा से पहले मैं बात करता हूँ बंध लंबाई की।
इसके बाद हम बात करेंगे स्थायित्व की। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपचायक प्रवृत्ति की, अपचायक प्रवृत्ति की। और इसके बाद अपन बात करते हैं जल में विलेयता की। फिर अपन इसकी बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक। तो यहां से जो पहले अपन बंध लंबाई की बात करते हैं। अगर इसकी बंध लंबाई देखी जाए तो देखो HF, HCl, HBr और HI। HF की साइज होती है छोटी, HCl की साइज होती है बड़ी, Br की होती है और बड़ी, और आयोडीन की होती है और बड़ी। क्योंकि यहाँ 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेल है, तो साइज लगातार बढ़ रही है। अब यदि हाइड्रोजन है इसके साथ जोड़ दें आपने, तो यहाँ देखो HI की बंध लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, HBr कम होगी, HCl की कम होगी, HF की सबसे कम होगी, यानी इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम। अपन स्थायित्व की बात करेंगे तो आपको मालूम है बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ही कम होगा, यानी स्थायित्व इसका कम होगा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा और इसका और भी ज्यादा। तो मैं ये दिखा सकता हूँ HF का स्थायित्व ज्यादा, HCl का कम, HBr का और भी कम, और HI का सबसे कम, क्योंकि इसकी जो बंध लंबाई है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहीं पर अपन मैं बात कर लेता हूँ बंध वियोजन एंथैल्पी की, बंध वियोजन एंथैल्पी। तो सीधी सी बात है कि जहां पर बंध लंबाई ज्यादा होगी उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होगी, वो जल्दी टूटेगा, तो इसका मतलब बंध वियोजन एंथैल्पी सबसे कम इसकी है। तो अपन क्या कह सकते हैं इस केस में, HF फिर HCl फिर HBr और सबसे कम जो एंथैल्पी होगी वो किसकी हो जाएगी, HI की आ जाएगी। ये आसानी से टूटेगा क्योंकि बंध लंबाई इसकी क्या है, ज्यादा है। अब आ जाओ चयन प्रवृत्ति की। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बंध लंबाई जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही जल्दी टूटेगा, उतना ही जल्दी वो H देगा, और जितना जल्दी H देगा इसका मतलब वो दूसरे को अपचित उतना ही जल्दी करेगा। तो कहने तो सबसे ज्यादा अपचयन प्रवृत्ति HI की होगी। तो अपन कहेंगे HF फिर HCl फिर HBr और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, HI की सबसे ज्यादा हो जाएगी। अपन बात करते हैं जल में विलेयता की। तो मैं आपको बता दूं कि जो हैलोजन होते हैं जल में घुल जाते हैं, और जल में घुल करके और ये अम्ल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हैलिक अम्ल, उनको बोला जाता है हैलिक अम्ल। जो ये हैलिक अम्ल बनाते हैं, हैलिक अम्ल, उनकी सामर्थ्य क्या है, उसकी सामर्थ्य ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है। कहने का मतलब जल के साथ बनने वाले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो HOF है, HOCl है, HOBr है और HO। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, सबसे कम अम्लीय ये होगा और सबसे ज्यादा अम्लीय। अब बात करते हैं गलनांक क्वथनांक की। तो H2O का जो गलनांक क्वथनांक है, सॉरी H2O नहीं कर जिक्र करते अपन यहाँ पर बात करें HF की। तो यहाँ जो HF है उसका गलनांक क्वथनांक जो है वो HCl से ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। यहाँ एक टॉपिक और भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन एफिनिटी, हाइड्रोजन बंधुता, ये टॉपिक भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन बंधुता। अगर अपने हाइड्रोजन बंधुता की बात करें तो मैं आपको बता दूं फ्लोरीन जल्दी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए HF की हाइड्रोजन बंधुता सबसे ज्यादा, उससे कम HCl, उससे कम HBr और सबसे कम होती है HI। तो इस प्रकार से HF की जो हाइड्रोजन बंधुता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो देखो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है।
तो यहाँ पर मैं पहले फ्लोरीन के ऑक्साइड्स, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्साइड्स में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्लोरीन के ऑक्साइड, इसके दो ऑक्साइड है, एक होता है OF2 और एक होता है O2। इसके बाद एक लिखते हैं हम क्लोरीन के ऑक्साइड। अगर क्लोरीन के ऑक्साइड की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक होता है आपका Cl2O, एक होता है आपका ClO2 और एक होता है आपका Cl2O6, एक होता है Cl2O7। इसी प्रकार से यदि ब्रोमीन के ऑक्साइड की अपन बात करते हैं, ब्रोमीन के ऑक्साइड की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक होता है आपका Br2, एक होता है BrO2, एक होता है BrO। अगर अपन यहाँ बात करते हैं आई के ऑक्साइड का, आई के ऑक्साइड की बात अपन करें तो आई की जो ऑक्साइड रखते हैं उसमें अपन ले सकते हैं I2O4, I2O5 और I2O7। ये सब ऑक्साइड्स होते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे OF2 है, ये स्थायी होता है 298 केल्विन के ऊपर, ये होता है स्थायी। जबकि O2F2 की अपन बात करते हैं तो ये अस्थायी होता है। दूसरी बात, ये दोनों ही जो है अच्छे फ्लोरीनी कारक होते हैं, फ्लोरीनी कारक होते हैं। फ्लोरीनी कारक का मतलब ये होता है कि ये अपना फ्लोरीन डोनेट कर सकते हैं, फ्लोरीन दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब नाभिक ईंधन होते हैं, नाभिक ईंधन में प्लूटोनियम होता है, उस प्लूटोनियम को हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यानी O2F2 की आप रिएक्शन करवा दो, जिससे क्या बन जाएगा PuF6 और बाहर निकल जाएगी, बैलेंस कर लेंगे ये बैलेंस। तो इस प्रकार से प्लूटोनियम जो हेक्साफ्लोराइड है वो बन जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, ये अच्छे फ्लोरीन कारक होते हैं और इनको उपयोग में लिया जाता है। जो नाभिक ईंधन होता है उसमें जो प्लूटोनियम होता है उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स में, तो ClO2 जो है एक अच्छा ऑक्साइड्स होता है। ये जो ऑक्साइड होता है, ये जो ऑक्साइड होता है, ये एक तो कागज की लुगदी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो ऑक्साइड होता है उसको पानी के शोधन में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो ऑक्साइड होता है उसको वस्त्रों को, कपड़ों को विरजितीकरण करने के लिए काम में लिया जाता है, विरजितीकरण, इन रंग उड़ाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं Br के ऑक्साइड्स की, ये सारे के सारे एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आई के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये भी प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है I2O5। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि CO के आंकलन में इसको काम में लिया जाता है, CO के आंकलन में इसको काम में लिया जाता है। तो ये थे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब अपन पढ़ते हैं धातु के प्रति क्रियाशीलता। धातु के प्रति क्रियाशीलता, धातु के प्रति क्रियाशीलता। धातु के प्रति क्रियाशीलता, तो धातु के साथ क्रिया करके धातु हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे M(H2) के साथ रिएक्शन करवा दो तो MX बन जाएगा। ऐसे ही M की रिएक्शन H2 से करवाओ तो यहाँ एक MX2 भी बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ सोडियम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसकी जब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे 2NaCl बन जाएगा। और जब सोडियम कैल्शियम की रिएक्शन जो है आप Cl2 से करवाओगे तो CaCl2 बन जाएगा। तो ये सारे धातु हैलाइड्स कहलाते हैं। यहाँ पर अपन इसकी पढ़ते हैं आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक गुण। तो यहाँ पर आप देखोगे तो MF है, MCl है, MBr है, Mi है। तो इनके जो आयनिक प्रॉपर्टीज हैं, आयनिक गुणधर्म है, वो MF से Mi तक घटते हैं। यानी इधर जाते हैं तो घटते हैं। क्यों घटते हैं? क्योंकि धातु व हैलोजन, धातु व हैलोजन
कि विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ जाता है, विद्युत ऋणता में अंतर जो है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। यानी एमएफ की जो विद्युत ऋणताएं हैं, एम और एफ की जो विद्युत ऋणताएं हैं उनमें अंतर जाता है, जबकि एम और आई यहाँ पर जो विद्युत ऋणताएं हैं वो उनमें जो अंतर है वो कम है। तो अंतर जितना कम होगा आयनिक गुण उतने कम होंगे, यानी आयनिक गुण सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो होता है हैलोजन की प्रति। लास्ट जो क्लास का टॉपिक है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता यदि अपन इसकी बात करते हैं तो ये हैलोजन के साथ क्रिया करके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं XX डैश, XX 3 डैश, XX डैश 5 और XX डैश 7। क्योंकि हैलोजन जो है वो +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीजन स्थायी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो X है ना ये बड़ा हैलोजन है और यहाँ X नेगेटिव है, छोटा हैलोजन है और अधिक विद्युतनीय हैलोजन है, ये ध्यान रखना। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो ClF3 मान लो बन गया, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया X और F क्या हो गया यहाँ पर हेलो मतलब छोटा और अधिक विद्युतनीय, तो XX3 टाइप का हो गया ना ClF3। तो इस तरह से अंतर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये अंतर कंपाउंड्स आगे अपन जब अंतर कंपाउंड एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन इसका डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा क्लोरीन के गुणधर्म, उसके बनाने की विधियाँ, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में